Students, we was doing the chapter periodic classification. Okay, periodic classifications कर रहे हैं हम, ठीक। और हमने लास्ट टाइम किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी, ठीक। इसके बारे में कुछ एक पॉइंट जाने थे हमने, ठीक, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। और अगर इसकी उसकी हम ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन देखें तो वी हैव 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। क्या मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड एंड ग्रुप का? मतलब ये है कि अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कौन से वाला, ये रहा, ठीक। इसमें जो पीरियड में अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो इसमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम है ना, एटॉमिक साइज हो गया ना। उसके बाद कई सारी और प्रॉपर्टीज हैं, इनमें कैसे वेरिएशन आती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। और सिमिलरली अगर हम ग्रुप की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप में हमने क्या बताना है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या देखने को मिलता है, हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। ओके, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप में। ओके, characteristics of period. On moving from left to right in period, we will see variation. जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ओके, क्लियर। और वो वेरिएशंस कैसी होंगी वो भी हम पढ़ेंगे, है ना, क्या वेरिएशन देखने को मिलती हैं, ठीक। और एक और ये क्वेश्चन है, पॉइंट है, व्हाई ओनली 7 पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 पीरियड ही क्यों है, ठीक है। देखो जो पीरियड है ना, पीरियड, किसी एटम का पीरियड कि वो किस पीरियड में आएगा, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द शेल इन विच इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड, ठीक है। इसकी बात हालांकि हम बाद में करेंगे, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसा क्यों है। देखो, सोडियम जो है वो किस पीरियड में आता है, सोडियम थर्ड पीरियड में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने टोटल शेल फिल होते हैं जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 281। इसमें थर्ड शेल तक फिल किया जाता है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल फिल्ड कितनी है, 3। ओके, क्लियर। तो नंबर ऑफ शेल फिल्ड सिर्फ 3 है, क्लियर। तो सिमिलरली हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स हैं जिनमें मैक्सिमम 7 तक पीरियड भरे, 7th शेल तक भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा वाला अभी एलिमेंट कोई आया नहीं जिसमें उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हमें हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है 118। तो इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो क्या होती है, 2 8 8 18 18 32 32, कितने हो गए, ये हो गए, इसको काउंट किया जाए तो कितना बनेगा, ये बनेगा 18 प्लस 18 प्लस 18, ये बन गया 54 प्लस ये 64, 118। तो मैक्सिमम अभी तक आपके पास एलिमेंट है ही ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, उसमें भी आपके पास मैक्सिमम कितने शेल फिल होंगे, 7। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 7 पीरियड है इन दी पीरियोडिक टेबल। अगर कोई ऐसा मान लो 119 वाला एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 119 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑब्वियस है उसमें इलेक्ट्रॉन भी 119 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 119 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, क्लियर। 119 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके टाइम में जो शेल फिल होगा उसमें 8th शेल भी फिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो पीरियड है वो कौन सा होगा, 8th। बट अभी ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 119 हो। ओके, ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या था टॉपिक हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड वी विल सी वेरिएशन, हम वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है।
कैसी वेरिएशंस, अभी उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे वेरी करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, जैसे अगर हम पीरियड 3 की एग्जांपल लें, ये हमने एग्जांपल ली है, एग्जांपल पीरियड 3। ठीक, तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे एक ही एलिमेंट, एक ही पीरियड में आते हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंस शेल कौन सा होता है? लास्ट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? लास्ट शेल में 1, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और इसलिए लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। ओके, क्लियर? तो ये थी वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? ठीक, वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कंबाइनिंग कैपेसिटी को। वैलेंसी जितनी ज्यादा कम हो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल। बस हाँ, जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो हो तो वो तो भी इनर्ट मेटल होता है ना, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। वैलेंसी निकलती कैसे है? वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम ही है, वही वैल्यू ऑफ वैलेंसी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 5 6 8 7 7 8 है, तो इसके केस में क्या होगा? वैलेंसी कैसे निकलती है? वैलेंसी निकलती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से माइनस कर दो तो आपके पास वैलेंसी निकल आती है। ओके, क्लियर? अब वैलेंसी की वेरिएशन देखेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, उसमें इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 4। सबसे पहले मैं आपको ये बात दोबारा रिकॉल करवाना देना चाहता था कि इसकी वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं आती, बट इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी है इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वैलेंसी रिप्रेजेंट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। ठीक है, बट इट शुड नॉट बी, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट में, इट शुड नॉट बी जीरो। ये जीरो भी नहीं होनी चाहिए, इतनी कम भी नहीं चाहिए कि जीरो हो जाए। ओके, क्लियर? अब हम पीरियड 3 की बात करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अभी हमने पढ़ा इनमें सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सोडियम में 1, ओके, सोडियम में आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, है ना? ठीक, तो इनमें वैलेंसी क्या होगी? सोडियम की तो 1 ही, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5। तो वैलेंसी हो नहीं सकती, तो 8 माइनस 5 कितना बना? 3। सल्फर की कितनी है? 2। क्लोरीन की कितनी है? 1। तो आपको क्या देखने को मिला कि वैलेंसी कैसे वेरी करती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड? पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, बाद में इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स आएगा यहाँ पे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। पहले 1 to 4 उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, देन डिक्रीजेस टू 0, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, क्लियर? जैसे 0 कैसी हुई, इससे अगला एलिमेंट कौन सा है? आर्गन। आर्गन के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, तो वैलेंसी कितनी बनेगी? 0। ओके, ऐसे 0 हो जाती है। ठीक, क्लियर? अब नेक्स्ट जो हम एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो करेंगे साइज ऑफ एटम। जैसे एटम का भी साइज होता है ना, एटम को स्फेरिकल मान लो, स्फेयर का रेडियस जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा उसका साइज होता है। ठीक है, यहाँ पे R2 ग्रेटर देन R1 है। क्यों?
और आपको दिख रहा है अगर R2 ग्रेटर देन R1 है तो साइज ऑफ सेकंड रेडियस सेकंड स्फीयर इज ग्रेटर देन दी फर्स्ट वन. ओके, as volume is directly proportional to radius, greater the radius, larger will be the size of sphere. ठीक, और जो एटम्स रेडियस होते हैं इज मेजर्ड इन पिकोमीटर. एटम्स के जो रेडियस होते हैं वो पिकोमीटर्स में मेजर करे जाते हैं. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. ओके, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है. लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है ना. ये 186 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपने ये याद रखना है, 10⁻12. लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस. साइज एटम का डिक्रीज करता है. ये जनरल ट्रेंड है सारे, इनमें एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, हालांकि 10th लेवल पे एक्सेप्शंस नहीं आएंगी. ठीक है, 10th लेवल पे आपने जनरल वही बात करनी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है. चाहे आप देख लो, इसका 186 है, इसका 160, इसका 143, इसका 118, इसका 110, इसका 104, इसका 99 पिकोमीटर. अब इसका रीजन क्या है. ठीक है, हमने ये तो पता कर लिया कि लेफ्ट टू राइट आने पे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है. क्यों करता है, ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, अब रीजन की बात करते हैं. addition of proton in the nucleus, due to which the electrons are pulled with greater force of attraction, so size decreases. ये ऐसे करने का मतलब क्या है, decreases, ऐसे arrow night decreases on moving from left to right. ओके, क्लियर. क्या कहने का मतलब है, जैसे सोडियम है और मैग्नीशियम है, इन दोनों को बनाते हैं. सोडियम, आपके पास सोडियम का न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं. ऐसे, ठीक, क्लियर. मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 12 प्रोटॉन होते हैं, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा. इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, बट ऐड तो वो थर्ड शेल में ही होगा, तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ नहीं रहे, बट प्रोटॉन्स 12 होंगे. अगर 12 प्रोटॉन होंगे सेंटर में तो वो ज्यादा पुल डालेंगे. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा पुल डालेंगे, मतलब उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अंदर को, तो उससे क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उससे साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. ठीक, और लेफ्ट टू राइट जाने पे यही चीज होगा. क्या चीज होगी, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड ही रहेगा. ये तीनों पीरियड थर्ड के मेंबर हैं, है ना. ये तीनों पीरियड, ये सारे जितने भी हैं, ये पीरियड थर्ड के मेंबर हैं. तो इन सभी में तो आउटर मोस्ट शेल है तो थर्ड ही है, बस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है इनमें. ठीक, क्लियर. तो थर्ड शेल का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा न्यूक्लियस से, वो तो चेंज होगा नहीं. और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर पुल बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे न्यूक्लियर पुल बढ़ती जाएगी उस वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, कॉम्पैक्ट होता जाएगा. ठीक, तो ये रीजन है, addition of proton in the nucleus, due to which the electrons are pulled with greater force of attraction, so size decreases on moving from left to right. ठीक, बट इसमें एक ट्रिक है. क्या ट्रिक है, एक्सेप्शन. जैसे मैंने बोला था ना, एक्सेप्शंस भी होती हैं. अभी एक एक्सेप्शन आपने पढ़नी है सिर्फ, वो कौन सी है. जैसे कि आपको पता है पीरियड, हर पीरियड के एंड में जाके एक नोबल गैस होती है. जैसे यहाँ पे एंड में आर्गन गैस होगी. आर्गन का जो रेडियस होगा वो इन सभी से बड़ा होगा. ठीक है, ऐसा क्यों होता है. however, size of atoms of inert gas in a period is bigger than that of preceding halogen atoms. मतलब जो उससे पीछे वाला जो प्रीसीडिंग हैलोजन एटम होता है, ये वाला. जैसे इससे इसके बाद कौन सी गैस आएगी, आर्गन. आर्गन का साइज अराउंड 140 to 150 पिकोमीटर होता है, जो कि क्लोरीन से बड़ा है. क्लियर, विच इज ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो नोबल गैस होती है उनके केस में आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड होता है, उसमें आठों के आठों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना. फुल्ली फिल्ड जो शेल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनको जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल रही है
of its outermost shell consisting of an octet of electron. ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें है उसकी वजह से उनको एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल रही है, जिस स्टेबिलिटी की वजह से उनका साइज बढ़ जाता है देन दी प्रीसीडिंग हेलोजन। ओके, तो ये एक पॉइंट है जो आपने दिमाग में रख लेना है कि हर पीरियड के एंड में जो नोबल गैस होगी, ठीक है, वो साइज में उससे प्रीसीडिंग वाले हेलोजन से बड़ी होगी। वहां पे जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। वैसे जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड कहता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, ठीक। बट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट क्लोरीन से आर्गन पे जाने पे साइज बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो आर्गन है उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल जाएगी जैसे ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फुल्ली फिल्ड नहीं है अभी, ठीक है। पर जो आर्गन होगा, आर्गन के केस में ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। जैसे ही फुल्ली फिल्ड हो जाएगा इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से एकदम से इसका आर्गन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि लेफ्ट में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में क्या है? मेटल्स। यहाँ इतने रीजन तक तो मेटल्स ही हैं। राइट में है नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि हम अभी अलोंग दी पीरियड की बात कर रहे हैं ना, कि अलोंग दी पीरियड जाने पे क्या प्रॉपर्टीज में ट्रेंड आएगा, उसकी बात हो रही है, ठीक। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज करता है। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास, आपको पता है लेफ्ट साइड तो मेटल्स हैं, राइट साइड नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करते हैं। तो हम जिस साइड इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं उस साइड से जिस साइड इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं उस साइड जा रहे हैं, ठीक है। और मेटल्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ऑब्वियस है ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही नहीं है, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इट मींस जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होगा क्या? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तभी तो पहले मेटल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप मूव करते जाते हो, जैसे ये पीरियड नंबर 3 की बात करी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यहाँ पे मेटल होते हैं। जैसे जैसे आप राइट पे आते जाते हो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। सिलिकॉन जो है वो मेटालॉइड है। उसके बाद आप फर्दर जब मूव करते हो तो क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव बनने का कैरेक्टर is called as the electropositive character. We can also say that electropositive character decreases on moving from left to right, whereas electronegative character increases. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज बनने का कैरेक्टर, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव बनना चाहते होते हैं, ठीक है। वेयर एज जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनना चाहते होते हैं, ठीक। सो वी कैन से दैट कि लेफ्ट टू राइट आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है इन अ पीरियड, वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। ये भी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी ही है, कितना रिएक्टिव होगा। जैसे हम, मैंने आपको पहले भी बोला था कि केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो वैलेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस हाँ, वैलेंसी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 होगी फिर तो वो नोबल गैस होगी, वो भी रिएक्ट नहीं करती, ठीक। और आपको अभी हमने वैलेंसी का ट्रेंड पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करती है।
तो इट मींस जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो कैसे ट्रेंड, उसका क्या ट्रेंड है, जिसकी वैलेंसी कम है वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद वैलेंसी जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू से फिर कम होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी शुरू कर जाएगी। ठीक, so on moving from left to right in period the chemical reactivity of element first decreases, पहले डिक्रीज क्यों करती है, then increases। ओके, क्लियर। इसका रीजन आपको दिख ही रहा है, इसका रीजन आप सीधा बोल दोगे, रीजन क्या है, वैलेंसी। ठीक है, रीजन वैलेंसी है, वैलेंसी इंक्रीज करेगी तो केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो जैसे आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट आने पे वैलेंसी इंक्रीज कर रही है तो इसलिए केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है पहले। उसके बाद जब ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तभी तो आपको पता ही है जो एक्सट्रीम्स पे हैं, मतलब नोबल गैसेस को छोड़ दिया जाए, नोबल गैसेस को कंसिडर नहीं करना जनरल ट्रेंड में हर बार। ठीक, तो यहाँ पे एक्सट्रीम में जो अल्कली मेटल्स हैं ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे जो एक्सट्रीम में हैलोजेंस हैं ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। पीरियोडिक टेबल दोबारा शो कर देता हूँ आपको एक बार, ये वाला। ठीक है, नॉर्मल गैसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो ये वाले एक्सट्रीम पे अल्कली मेटल्स हैं ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ये वाले जो हैलोजेंस हैं, क्योंकि नोबल गैसेस को जनरल ट्रेंड में हम डिस्कस नहीं करते, ये वाले भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये जो बीच वाले होते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ओके, उसके बाद है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आपको ये तो पता ही है कि जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड कौन से बनते हैं, उनके ऑक्साइड बनते हैं बेसिक नेचर के, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करने पे बेस बनता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नेचर के। क्यों, क्योंकि उनको वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिड बनता है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मेटल है, राइट साइड पे नॉन मेटल है ना। तो लेफ्ट साइड वाले जितने भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हुए, और जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और जो इन बिटवीन वाले हैं इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इन अ पीरियड, यहाँ पे कौन सी एग्जांपल ली मैंने, पीरियड 3 की एग्जांपल ली। ठीक है, एग्जांपल में मैंने हर जगह पीरियड 3 लिया है सो दैट आपको समझने में इजी हो जाए। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हो, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जो इनके ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव करोगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स बेसिक, जो सेंटर में होते हैं मेटलॉइड्स टाइप या थोड़े लेस मेटेलिक एलिमेंट, उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक, और जो एक्सट्रीम राइट में हैं इनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड क्या है, Cl2O7, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एसिड, इसलिए इसको एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक, एक मिनट मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं। ठीक, ये तो क्लोरीन के लिए, बाकियों के लिए भी लिख देता हूँ एक एक एग्जाम्पल। Cl2O7 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेस बन रहा है। सिमिलरली आपको याद होगा सोडियम का ऑक्साइड Na2O, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्लियर। इसलिए ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिडिक। ठीक, और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनके सामने कौन आ रहा है, अगर उनके सामने एसिड आ जाए उस टाइम ये बेस की तरह बिहेव कर जाएंगे, अगर इनके सामने बेस आ जाए तो ये एसिड की तरह बिहेव कर जाएंगे। ये तो आप लोगों को पहले ही मुझसे मालूम है। ओके, तो ये थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीरियड, जिसमें हमने बताया लेफ्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल जो आपके पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड आता है, जिसमें मेटालिक कैरेक्टर आता है, जिसमें साइज ऑफ एटम आता है, इनकी वेरिएशन कैसे होती है, कि इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं, क्या होता है, और उनके रीजनिंग। ठीक, अब जो हमने कल करना है, कल हमने क्या करना है, कल हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप करना है। ग्रुप का मतलब क्या है कि जो आपके पास ग्रुप होता है, ग्रुप जैसे इस पीरियड में ये 18 ग्रुप है ना, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे, जब आप टॉप वाले एलिमेंट से बॉटम वाले एलिमेंट की तरफ मूव करोगे तो ये जितनी प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी जिनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जैसे मैंने बोला नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर टॉप टू बॉटम आने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जब आप टॉप वाले
एटम की ये वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हो और जो बॉटम वाले एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टीज देखते हो, तो उनमें क्या वेरिएशन देखने को मिलती है? इंक्रीज होती है वैल्यू, डिक्रीज होती है, क्या होता है? ठीक है, वो होते हैं, उसको स्टडी करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप में। ठीक है, बट ये करेंगे कल। आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे।